गाइस, हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर एक बार आपका जो ट्रांसफर है रूल 38 ट्रांसफर वो ऑनलाइन पोर्टल पर अप्रूव हो जाता है, आपके पास एसएमएस के थ्रू मैसेज आ जाता है, उसके बाद जो है नई यूनिट में जहां पर आपका ट्रांसफर अलॉट हुआ है वहां पर ज्वाइन करने तक एंड ज्वाइन के बाद भी कुछ दिनों तक कुछ प्रॉब्लम्स आती है, वहां तक का क्या सफर रहता है, किस किस प्रोसेस से होकर आपको गुजरना पड़ता है, क्या क्या स्टेप्स रहते हैं, क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, क्या चीजें आपकी तरफ से जरूरी रहती है एंड क्या चीजें डिपार्टमेंट की तरफ से जरूरी रहती है। इन सभी स्टेप्स को हम जो है स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। मैंने इसके जो सभी डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है वो निकाल लिए हैं। अभी तक फ्रेंड्स मैं इस पर वीडियो बनाने की सोच रही थी काफी टाइम से, बस इसलिए नहीं बनाई थी बिकॉज मेरे पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। बट अब कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स हैं क्योंकि मेरा खुद का ही ट्रांसफर हुआ है, रूल 38 ट्रांसफर, इंटर सर्कल ट्रांसफर हुआ है, मतलब एक सर्कल से दूसरे सर्कल में ट्रांसफर हुआ है। तो उसके मैं सभी एविडेंसेस लेकर जो है आपको ये समझाना चाहूंगी कि किस टाइप से जो है किस किस प्रोसेस से आपको होकर गुजरना पड़ेगा और कितने दिन में जो है आपका ट्रांसफर हो जाएगा एंड कितने टाइम में आपको डिवीजन ऑफिस के द्वारा या फिर सर्कल ऑफिस या रीजनल ऑफिस जिसमें भी आप वर्किंग है जिसके अंडर वहां से आपको रिलीविंग मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि अभी साल में 4 बार ही ट्रांसफर पोर्टल जो है ओपन होता है, मतलब कि आप साल में फॉर्म कभी भी भर सकते हैं, लेकिन जो आपका ट्रांसफर अलॉट होगा या फिर वेटिंग नंबर जो आपको अलॉट होगा वो सिर्फ साल में 4 बार होगा, जो कि सबसे पहले होता है मार्च में, मार्च के बाद जून में होता है, जून के बाद होता है सितंबर में एंड आफ्टर दैट फाइनली होता है दिसंबर में। मतलब एक कैलेंडर ईयर में 4 बार ट्रांसफर अब होंगे। रूल 38 ट्रांसफर, रूल 38 ट्रांसफर जैसे कि आपको पता है ग्रुप सी ऑफिशियल्स के लिए है। जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ ये एमटीएस के लिए भी जरूरी है, एमटीएस के लिए भी यही प्रोसेस रहने वाला है। पोस्टमैन, मेल गार्ड, पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर्स एंड इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट एंड एएसपी कैडर के जितने भी ऑफिशियल्स रहते हैं सबके लिए यही प्रोसेस रहने वाला है, यही प्रोसेस फॉलो होता है डिपार्टमेंट की तरफ से, जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। और एक एक डॉक्यूमेंट्स को दिखाकर मैं आपसे शेयर करूंगी, बताऊंगी आपको एंड अच्छे से समझाऊंगी। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया अगर आप हमारी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या फिर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर पहले चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही लाइक के बटन पर प्रेस कीजिए एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो एंड में शेयर कीजिएगा अपने ऑफिशियल्स ग्रुप के साथ या फिर अपने ऑफिशियल्स कलीग के साथ। ठीक है, तो अब हम देखते हैं फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को कि क्या क्या प्रोसेस, क्या क्या स्टेप्स रहने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही ऑनलाइन पोर्टल जो है विंडो ओपन होएगी ट्रांसफर अलॉटमेंट के लिए तो वो 25 तारीख को होता है। जैसे अभी मार्च में होगा तो मार्च में 25 मार्च को होगा आपका, 25 मार्च को आएगा आपका इंट्रा सर्कल ट्रांसफर अलॉट होंगे। इंट्रा सर्कल वो ट्रांसफर होते हैं जो कि एक ही सर्कल के अंदर रहते हैं, विद इन सर्कल रहते हैं। जैसे आपका दिल्ली सर्कल है तो दिल्ली सर्कल के अंदर ही अगर किसी को डिवीजन चेंज करना है तो वो इंट्रा सर्कल के अंतर्गत आता है। तो वो जो पोर्टल है ओपन होगा और 25 को आपको जो है डेटा आपका अपडेट हो जाएगा, आपके पास एसएमएस आ जाएगा और आप जो है अपना एप्लीकेशन स्टेटस देख सकते हैं वहां पर जाकर। जो ऑनलाइन पोर्टल है रूल 38 वहां पर आप अपना लॉगिन करेंगे, देन आपको दिखेगा कि आपको जो है कौन सा डिवीजन अलॉट हुआ है, ये सब वहां पर आपको दिख जाएगा आपके एक्सेप्टेंस फॉर्म में। आफ्टर दैट क्या प्रोसेस रहेगा, चलिए पहले ये बता देते हैं कि 25 को इंट्रा सर्कल का आता है, देन इंट्रा सर्कल वालों को 2 दिन का टाइम दिया जाता है कि या तो आप अपना फॉर्म एक्सेप्ट कर सकते हैं ये अलॉटमेंट लेटर या फिर आप इसको डिक्लाइन भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप डिक्लाइन कर देते हैं तो आपका जो है मतलब कि एक चांस मिस नहीं समझा जाएगा, बट जो है वो वैकेंसी किसी और को दे दी जाएगी, ऐसा होता है। देन फ्रेंड क्या होता है, फिर 27 या फिर 28 को इंटर सर्कल वालों के मैसेजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं और वो ट्रांसफर पोर्टल पर उनको बटन मिल जाता है कि हाँ वो एक्सेप्ट कर सकते हैं अपना फॉर्म एंड डिक्लाइन कर सकते हैं। उनके लिए भी 2 दिन का टाइम रहता है एंड 2 दिन के बाद फिर उनकी लिस्ट भी रिलीज हो जाती है। जैसे कि अभी दिसंबर वाले केस में हम देखें तो 31 दिसंबर को फाइनल इंटर सर्कल लिस्ट आ गई थी एंड उसमें आप अपना नाम चेकआउट कर सकते हैं और साथ ही साथ ऑनलाइन पोर्टल पर भी आपका नाम आ जाता है। ऑनलाइन पोर्टल पर मैं ये साइड में दिखा देती हूँ किस टाइप की विंडो आती है। ये आप देख सकते हैं ऑनलाइन पोर्टल पर ऐसे एक्सेप्ट एंड डिक्लाइन का ऑप्शन आता है। सबसे पहले तो आपको डिवीजन के सामने अलॉटेड लिखा आ जाएगा, जो भी डिवीजन आपको अलॉट हुआ है। देन जो है आपको ये मैसेज दिखाई देगा, अप्लाइंग सर्कल, जैसे आपने जिस सर्कल के लिए अप्लाई किया था वो दिखाई देगा।
एंड देन नीचे सबसे नीचे अलॉटेड सर्कल दिखाई देगा, जैसे दिल्ली सर्कल, अलॉटेड यूनिट दिखाई देगी कि उसके अंदर कौन सी डिवीजन आपको मिला है। देन एक्सेप्ट एंड डिक्लाइन का ऑप्शन आएगा, इनमें से कोई भी एक आपको सेलेक्ट करना होगा। अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं 2 दिन के अंदर तो ऑटोमेटिकली आपका जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट समझ लिया जाएगा कि आपने जो अलॉटमेंट आपको दिया गया है वो एक्सेप्ट कर लिया है। देन फ्रेंड्स क्या होगा, अगर आप खुद से एक्सेप्ट करते हैं तो एक नई विंडो खुलकर सामने आएगी जो कुछ इस टाइप से होगी, ये आप साइड में इसमें एक्सेप्ट एंड डिक्लाइन स्टेटस के सामने लिखा होगा कि जैसे आपने एक्सेप्ट किया है, समझ लीजिए आपने एक्सेप्ट किया है 30 मार्च को आप करने वाले हैं अभी जो इन फ्यूचर ओपन होएगा पोर्टल, तो आपका लिखा आएगा एक्सेप्टेड बाय एम्प्लॉय डीम्ड एक्सेप्टेंस। एंड एक्सेप्ट एंड डिक्लाइन डेट में ये लिखा आएगा कि वो डेट लिखी आएगी और किस टाइम जो है आपने इसको एक्सेप्ट किया है ये लिखा आएगा। तो फ्रेंड्स ये आपको समझ आ गया है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप कहां से होने वाला है, जहां पर आपका ट्रांसफर हुआ है या फिर जहां से आप ट्रांसफर लेकर जाने वाले हैं, कहां से नेक्स्ट स्टेप रहेगा। चलिए इसके बारे में भी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दिखाकर आपको बताते हैं। फ्रेंड्स इसके बाद क्या होगा, जैसे कि मैं अपने केस में बात करती हूँ, समझ लीजिए कि ट्रांसफर जो है मेरा महाराष्ट्र से दिल्ली सर्कल में हुआ है। तो दिल्ली सर्कल में जोन सा डिवीजन मेरे को अलॉट किया गया है उस डिवीजन से वहां पर जितने बंदे आने वाले हैं, पूरे ऑल इंडिया से जितने भी बंदे आने वाले हैं उनकी वो डिवीजन एक लिस्ट रेडी करेगा, इनवार्ड केसेस की लिस्ट रेडी करेगा, जो कि आप ये साइड में देख सकते हैं। ये इनवार्ड केसेस की लिस्ट है और इसमें जो है सभी जिन जिन कैंडिडेट्स को जो है अलॉट हुआ है इस सेंट्रल डिवीजन में, जैसे ये सेंट्रल डिवीजन का मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, तो यहाँ पर जिस जिसको भी अलॉट हुआ है उन सभी का नेम होगा, सीरियल नंबर होगा, नेम होगा, एम्प्लॉय आईडी होगी, ऑफिस एज प्रेजेंट पोस्टेड मतलब कि जहां पर अभी हम पोस्टेड थे ऑलरेडी उसकी डिटेल होगी, कोटा होगा कि आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू आए हैं एसएससी के थ्रू या फिर आप डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय यानी कि डिपार्टमेंटल प्रमोटी हैं, मतलब डिपार्टमेंट का एग्जाम देकर आए हैं, ये रहेगा। देन ऑफिस ऑफ पोस्टिंग यानी कि आपको कौन सा ऑफिस दिया गया है, जैसे डिवीजन तो आपको ऑलरेडी पता चल जाता है ऑनलाइन पोर्टल पर ही जब आपके पास मैसेज आता है, बट आपको किस ऑफिस में पोस्टिंग दी गई है ये कुछ दिन बाद पता चलता है। जैसे कि मैं अपने केस में बात करूं 31 दिसंबर को मेरे को ये पता चल गया था कि हाँ मेरा फाइनली लिस्ट में नाम आ गया है और 27 दिसंबर को ये पता चल गया था कि मेरा हाँ ट्रांसफर अलॉट हो गया है। आफ्टर दैट 13 जनवरी को ये जो डिवीजन है जहां पर मेरा ट्रांसफर अलॉट हुआ था उनके द्वारा इनवार्ड केसेस की लिस्ट निकाल दी गई थी, जो मैं अभी आपको ये दिखा रही हूँ, साइड में आप देख पा रहे हैं, ये लिस्ट उनके द्वारा निकाल दी गई थी। एंड इसमें लास्ट में ये रिमार्क्स रहता है कि अगेंस्ट वैकेंट पोस्ट है आपका या फिर अगेंस्ट किसी ऑफिशियल का नाम लिखा रहता है, किसी के अगेंस्ट अगर आपका ट्रांसफर हुआ होता है, और अगर वैकेंट पोस्ट के अगेंस्ट रहता है तो वैकेंट पोस्ट लिखा होता है। फ्रेंड आफ्टर दैट क्या होता है, ये जो लिस्ट रहती है इसमें सभी ऑफिशियल्स जिनके भी नाम है ये सभी के डिवीजन ऑफिस को भेजी जाती है और पीएमजी ऑफिस यानी कि रीजनल ऑफिस को भी भेजी जाती है, सर्कल ऑफिस को भी भेजी जाती है, जो कि मतलब कि जहां से ये बंदे आने वाले हैं वहां पर भी भेजी जाती है। साथ ही साथ जहां से ये लिस्ट निकली है मतलब जिस डिवीजन में अभी हम जाने वाले हैं वहां पर भी यही हायरार्की फॉलो होती है कि वहां भी डिवीजन ऑफिस के पास तो रहती है, रीजनल ऑफिस एंड सर्कल ऑफिस को भी भेजी जाती है ये लिस्ट। एंड जो कंसर्न्ड पीए या फिर जो भी ऑफिशियल रहता है मतलब कि उसको भी ये लेटर भेजा जाता है, बट ये लेटर भेजा जाएगा जहां पर हमारी फिलहाल पोस्टिंग है वहां के थ्रू भेजा जाएगा। जैसे कि अभी मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि आगे का प्रोसेस क्या रहेगा। जैसे ये जो डिवीजन है जहां पर हमारा ट्रांसफर अलॉट हुआ है उनके द्वारा ये इनवार्ड केसेस की लिस्ट निकाल दी जाएगी और सभी ऑफिशियल्स यानी कि जो इस डिवीजन में आने वाले हैं उनके ऑफिसेस को ये सेंड कर दिया जाएगा। देन वो ऑफिस क्या करेंगे, यानी कि जो हमारे ऑलरेडी ऑफिस जिसमें हम वर्किंग थे वहां पर डिवीजन ऑफिस को ये लेटर मिल जाएगा, ये लिस्ट मिल जाएगी। देन उनका क्या काम रहता है, उनको ट्रांसफर एंड पोस्टिंग ऑर्डर निकालना होगा। जैसे कि मेरे केस में क्या हुआ, 13 जनवरी को मेरा लेटर वहां से निकला दिल्ली सेंट्रल डिवीजन से, देन वो पहुंच गया मेरे जो ऑफिस ऑफ ऑलरेडी पोस्टिंग था जहां पर मैं ऑलरेडी वर्क कर रही थी, जो कि नागपुर रीजन के अंदर आता था, अकोला डिवीजन, तो वहां पर पहुंचा वो 17 जनवरी को। एंड 18 जनवरी को ही इंस्टेंटली उन्होंने मेरा ट्रांसफर एंड पोस्टिंग ऑर्डर इश्यू कर दिया, जो कि आप साइड में देख पा रहे हैं। इसमें मैंने अपना पर्सनल डिटेल कुछ हाइड की हुई है ऑफिशियल पर्पज की वजह से, जिससे कोई भी ऑब्जेक्शन ना हो ऑफिस को भी, एंड कोई भी पर्सनल डिटेल जो है मेरी लीक ना हो, इसलिए मैंने ये हाइड कर रखी है, जो कि आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स। तो इसमें आप देख सकते हैं क्या क्या डिटेल्स रहती है। इसमें नीचे सीरियल नंबर रहता है, नेम ऑफ द ऑफिशियल्स एंड डेजिग्नेशन रहता है कि डेजिग्नेशन क्या है ऑफिशियल का एंड नेम क्या है, प्रेजेंट डिवीजन मतलब जहां अभी तक हम काम कर रहे थे उसका नाम रहता है,
पोस्टिंग ऑन ट्रांसफर, यानी कि हम कौन से डिवीजन में, कौन से सब ऑफिस या हेड ऑफिस में पोस्टिंग जाने वाले हैं, वो डिटेल रहती है। रिमार्क्स इफ एनी, यानी कि रिमार्क्स रहता है कि कुछ रिमार्क्स है या नहीं है तो फिर रिमार्क्स लिख देते हैं, नहीं तो जैसे वैकेंट पोस्ट के रिगार्डिंग अगर ट्रांसफर हुआ है वैकेंट पोस्ट के अगेंस्ट तो वैकेंट पोस्ट लिखा रहता है, जैसे कि अभी मैंने बताया था आपको। तो फ्रेंड्स ये कंप्लीट डिटेल रहती है। और जैसे ही हम ट्रांसफर हमें अलॉट होता है तो डिपार्टमेंट की भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रहती हैं जिनको फुलफिल करना हमारे लिए अनिवार्य होता है। तो वो टर्म्स एंड कंडीशंस भी इसमें लिखी रहती है। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, जैसे ही हमारा ट्रांसफर होता है तो हमें, जैसे आज हमें रिलीविंग मिल गई है हमारे डिवीजन से, तो नेक्स्ट डे ही हमें नेक्स्ट यूनिट में ज्वाइन करना होता है। अगर हम इनकेस ज्वाइन नहीं कर पाते हैं 1 या 2 दिन, तो हमारी सैलरी उन दिनों की कट हो जाती है, क्योंकि ये रूल 38 जो है एक ऑन कॉस्ट ट्रांसफर है। मतलब आप खुद की मर्जी से ट्रांसफर ले रहे हैं, खुद की कॉस्ट पर ट्रांसफर ले रहे हैं। इसमें डिपार्टमेंट आपको पे नहीं करता है, आपका ट्रांजिट टाइम भी पे नहीं करता है, और ना ही आपका जो भी खर्चा आता है इसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर लेने में, आपके अकोमोडेशन वगैरह, तो उसके लिए डिपार्टमेंट जिम्मेदार नहीं होता है। इसलिए आपको कोई भी टीएटीपी, ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह जो है, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस आपको नहीं दिया जाता है। साथ ही साथ अगर आपके खिलाफ कोई भी डिसिप्लिनरी केस पेंडिंग रहता है तो उस केस में भी जो है आपको ट्रांसफर अलॉट नहीं किया जाता है जब तक कि आपका फाइनल नहीं हो जाता है केस। और फाइनल होने की भी बस कंडीशन 60 डेज ही है। अगर 60 डेज के अंदर आपका हो जाता है सब कुछ तो आपको ट्रांसफर अलॉट किया जाएगा। अदरवाइज अगर 60 डेज के अंदर नहीं हुआ तो फिर आपको कुछ भी नहीं किया जाएगा। आपको नेक्स्ट साइकिल जब भी ओपन होगा, नेक्स्ट साइकिल में अपना फॉर्म दोबारा से भरना होगा, फ्रेश एप्लीकेशन, एंड उसमें आपको ट्रांसफर के लिए वेट करना होगा। देन सेकेंड कंडीशन ये रहती है कि जैसे अगर आपको ट्रांसफर अलॉट हो गया इंटर सर्कल या इंट्रा सर्कल, तो आपको एक कंडीशन को फॉलो करना होगा कि आपको 3 साल तक जो है आप अभी ट्रांसफर फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ना तो इंटर सर्कल ना ही इंटर सर्कल। इंटर सर्कल भी आप अपने पूरे सर्विस टेन्योर में 2 बार ले सकते हैं, एंड इंट्रा सर्कल भी 2 बार ले सकते हैं। बट अगर एक बार आपका ट्रांसफर अलॉट हो जाता है तो 3 साल पहले आपको वेट करना होगा, तभी आप रीअप्लाई कर सकते हैं ट्रांसफर के लिए। देन बात करते हैं, जैसे अगर अभी तक आपकी जो इंडक्शन ट्रेनिंग है वो कंप्लीट नहीं हुई है, बिकॉज पहले 2 साल प्रोबेशन पीरियड रहता था, उसी के बाद हम ट्रांसफर अप्लाई कर पाते थे, बट अब 1 साल के बाद ही ट्रांसफर फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। तो प्रोबेशन पीरियड के अंदर अगर आपकी जो है, मतलब 1 साल से पहले अगर आपकी ट्रेनिंग नहीं हो पाती है तो उस कंडीशन में क्या होगा, आप जो है न्यू यूनिट में, जहां पर न्यू डिवीजन में आप जा रहे हैं, वहां पर आपकी ट्रेनिंग कंडक्ट करा दी जाएगी। उसमें कोई ऐसा मेजर इश्यू वाली बात नहीं है। वहीं से आपको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट्री फॉर्मेलिटीज होती है वो आपको कंप्लीट हो जाएगी वहीं से। और अगर ऐसा होता है, समझ लीजिए आपका जो प्रोबेशन पीरियड है जो कि 2 साल रहता है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में आपको जो कंफर्मेशन लेटर मिलता है वो नेक्स्ट यूनिट से जहां पर आप जाने वाले हैं वो प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद वहां से मिल जाएगा। जैसे ही डीपीसी एक मीटिंग रहती है, डीपीसी कमेटी रहती है, वो बैठती है, वो जो भी ऑफिशियल रहते हैं उसकी सभी परफॉर्मेंसेस वगैरह पर कि कैसे इनकी 2 साल में परफॉर्मेंस रही है, उन सभी पर चर्चा करते हैं। और उनके अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी केस या फिर क्रिमिनल केस जो है पेंडिंग तो नहीं है, तो इस टाइप की चर्चा करके वो सभी चीजें देख करके जो है आपको कंफर्मेशन लेटर इश्यू कर देते हैं, जो कि एसएसपीओ डिवीजन ऑफिस के थ्रू आपको किया जाता है। बट उसका इतना कोई मेजर रोल नहीं रहता है उसके, अगर वो भी आपको नहीं मिलता है तो डिपार्टमेंट में कोई काम ऐसा नहीं है जो कि आपका अटक जाता है। जैसे कि अगर आपको डिपार्टमेंटल एग्जाम देना है प्रमोशन के लिए तो उसमें भी उसकी ऐसी कोई जरूरत नहीं रहती है, बट वही है कि वो मिल जाए तो अच्छा ही रहता है, खुद को तो एक तरह से खुशी होती है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट जो पॉइंट है उसकी बात करते हैं। जैसे ही आप नेक्स्ट यूनिट में ट्रांसफर हो जाते हैं और वहां पर चले जाते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, तो आपके जितने भी राइट्स हैं सीनियरिटी के रिगार्डिंग वो आप अपने फोरफीट कर देते हैं, मतलब कि आपके लॉस्ट हो जाते हैं एक तरह से। समझ लीजिए कि आप जहां पर अभी पोस्टेड थे वहां पर आपने 5 साल सर्विस कर ली है और अब आप नई डिवीजन को जा रहे हैं, वहां पर आपको कोई भी ऑफिस अलॉट हो गया है, सब ऑफिस या हेड ऑफिस, तो वहां पर क्या होगा, आपकी जो सीनियरिटी है वो आपको एक तरह से फ्रेशर समझा जाएगा। जहां जो वहां पर ऑलरेडी वर्किंग ऑफिशियल्स हैं उनसे जूनियर आपको समझा जाएगा। अगर आप सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशंस की बात करते हैं, जैसे कि पीए के बाद 5 साल में एलएसजी बनते हैं, तो इस टाइप के जो प्रमोशंस रहते हैं उसमें आप अपनी सीनियरिटी खो देंगे। बट जो डिपार्टमेंटल एग्जाम्स रहते हैं, जैसे कि पीए से अगर आपको इंस्पेक्टर बनना है तो आपको 8 साल मैंडेटरी है सर्विस करने के लिए, पीए से अगर आपको बनना है AAO तो आपको 9 साल सर्विस मैंडेटरी है। तो ये वाली जो डिपार्टमेंटल वाली कंडीशन रहती है, आप डिपार्टमेंटल एग्जाम दे सकते हैं, उसमें आपकी सीनियरिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है।
तो फ्रेंड्स ये थे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस जो कि आपको फुलफिल करने मैंडेटरी रहते हैं। और जब आपको जो जिस डिवीजन में अभी आप काम कर रहे थे जिसके अंडर, वो इन सभी टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए आपसे एक डिक्लेरेशन लेंगे कि हाँ मैं इन सभी को जो है एग्री हूं इन सभी टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करने के लिए। आफ्टर दैट आपको और कुछ भी नहीं करना होता है, कोई आपको डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना होता है, कुछ भी नहीं करना होता है, सिर्फ डिवीजन ऑफिस का इसमें काम रहता है। डिवीजन ऑफिस ये जो मैंने दिखाया अभी आपको, ये ट्रांसफर एंड पोस्टिंग ऑर्डर ये इश्यू कर देते हैं, इसकी एक कॉपी आपको भेज देते हैं। देन आपकी मर्जी रहती है कि आप कब रिलीव होना चाहते हैं। ठीक है, जैसे मेरे केस में क्या हुआ था, मेरे को 18 को ही ये लेटर इश्यू हो गया था और इसको मिलने में कुछ दिन लग गए। अगर मैं ऑफिस में ही रहती तो ये मेरे को नेक्स्ट डे ही मिल जाता, बट मैं मैटरनिटी लीव पर चल रही थी उस टाइम, अभी दिसंबर में जनवरी में जब ये रिलीज हुआ उस टाइम मैं मैटरनिटी लीव पर थी, इसलिए जो है ये मेरे को टाइमली मिल नहीं पाया, थोड़ा लेट हुआ। और मैं भी घर पे थी और मेरा जो मतलब कि ट्रांसफर होना था वो महाराष्ट्र से दिल्ली होना था, दिल्ली के पास ही मेरा घर है। तो इस वजह से क्या हुआ, मैं वहां पर टाइमली पहुंच नहीं पाई। मतलब जो डिले हुआ मेरी तरफ से हुआ है, डिपार्टमेंट की तरफ से कोई डिले नहीं हुआ है। एज पर रूलिंग जैसे ही आपका ट्रांसफर लिस्ट में नाम आ जाता है तो 20 दिन के अंदर जो है डिपार्टमेंट को आपको रिलीव करना होता है। तो मेरे केस में ऐसा ही हुआ, मेरे डिवीजन ऑफिस ने मेरे को पूरी कोशिश की कि वो 20 दिन में रिलीव कर दे। उन्होंने पूरा डॉक्यूमेंट्री फॉर्मेलिटीज अपनी तरफ से 20 दिन में कंप्लीट कर दी थी, 18 दिन में ही, बट वो थोड़ा डिले मेरी तरफ से ही हुआ है, इसलिए आफ्टर 25 जनवरी ही मैं रिलीव हो पाई हूँ। क्योंकि मैं रिजर्वेशन करके भी जाना होता है, वो भी एक फैक्टर रहता है, और फिर फैमिली मेंबर को भी किसी को साथ लेके जाना, तो ये सब करना होता है और मैनेज करना होता है, साथ में सामान भी लेकर उधर से आना था, तो सोचने समझने में भी टाइम लग जाता है। इसलिए मेरे को कुछ डिले हुआ, वो मेरी तरफ से ही हुआ, बट डिपार्टमेंट ने पूरी कोशिश की कि वो 20 दिन में मेरे को रिलीव करे। और आफ्टर दैट विद इन 1 मंथ, मतलब लिस्ट में नाम आने के 1 महीने के अंदर अंदर ही मैंने नई यूनिट में दिल्ली ऑफिस में जो है ज्वाइन कर लिया। तो जो ज्वाइन किया है, हाँ जैसे ही मतलब क्या होता है ना, जब हम रिलीव होते हैं, जहां पर ऑलरेडी हम पोस्टेड थे वहां से रिलीव होते हैं, वहां पर सबसे जो मेन चीज रहती है जो हमें लेकर आनी होती है वो चार्ज रिपोर्ट रहती है, जिसकी फोटो मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड ये एक रिलीफ अरेंजमेंट है, जो ये मैंने दिखाया ना आपको ट्रांसफर एंड पोस्टिंग ऑर्डर, इसके साथ साथ एक रिलीफ अरेंजमेंट ऑर्डर भी निकाला जाता है, जो कि डिवीजन ऑफिस की तरफ से, अगर आप हेड ऑफिस में, जैसे मैं हेड ऑफिस में वर्किंग थी तो हेड ऑफिस को लिखा गया था ये लेटर कि ऐसे ऐसे ये जो फलाना कैंडिडेट है इनका ट्रांसफर अलॉट हो गया है, तो इनका रिलीफ अरेंजमेंट कीजिए आप। एंड अगर आप सब ऑफिस में वर्किंग है तो सब ऑफिस को ये लेटर लिखा जाएगा, जो मैंने अभी बताया, जो आप साइड में ये देख सकते हैं। आफ्टर दैट क्या होता है, जैसे ही आप रिलीव होना चाहते हैं तो फिर आपको रिलीविंग के लिए चार्ज रिपोर्ट फिल करनी होगी, चार्ज रिपोर्ट भरनी होगी, जो कि मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे भरनी है। ये आप साइड में देख सकते हैं चार्ज रिपोर्ट की कॉपी, और ये 10 कॉपीज बनानी होती है इसकी, 9 या फिर 10, 1-2 स्पेयर भी बना लेते हैं। तो आपको सिर्फ एक ही कॉपी मिलेगी, बाकी जितनी भी कॉपीज रहती हैं 9 कॉपीज वो वहीं पर ऑफिस में ही सबमिट हो जाती है जिसमें हम अभी तक वर्किंग थे, और वो कॉपी जो है सभी को कंसर्न ऑफिस को भेजी जाती है। जैसे जहां पर हम वर्किंग थे उसके रीजनल ऑफिस को, सर्कल ऑफिस को, डिवीजन ऑफिस को, एंड जो नेक्स्ट जहां पर हम जाने वाले हैं वहां पर भी रीजनल ऑफिस, सर्कल ऑफिस, एंड साथ ही साथ जहां पर हम जाने वाले हैं उसके डिवीजन ऑफिस, अकाउंट ऑफिस, जहां से हम आ रहे हैं उसकी भी अकाउंट ऑफिस को भी भेजी जाती है ये कॉपीज, जो ये चार्ज रिपोर्ट की साइड में आप देख पा रहे हैं। आफ्टर दैट क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे ही नेक्स्ट डे या फिर 1-2 दिन बाद आप ज्वाइन हो जाते हैं, नेक्स्ट डे ज्वाइन होंगे तो आपकी सैलरी नहीं कटेगी, और अगर आप 1-2 दिन बाद ज्वाइन होंगे तो उन दिनों की आपकी सैलरी कट हो जाएगी, बस इतना फर्क पड़ेगा। जैसे ही आप नेक्स्ट यूनिट में ज्वाइन होंगे तो वहां पर आपको ये चार्ज रिपोर्ट सबमिट कर देनी होगी, और आपको कुछ भी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना है, सिर्फ आपको चार्ज रिपोर्ट देनी होगी। चार्ज रिपोर्ट के बिहाफ पर ही वो आपको अपना हैंडओवर टेक ओवर जो रहता है, मतलब कि टेक ओवर दे देंगे कि हाँ आपका ऐसे ऐसे जो है आपसे चार्ज रिपोर्ट एक नई भरवाएंगे इस चार्ज रिपोर्ट के बिहाफ पे। तो वहां पर आप जैसे ही आप वहां पर चार्ज ले लेंगे तो आपको चार्ज रिपोर्ट फिल करके उस पर नीचे साइन करना होगा रिलीविंग ऑफिसर पर। ये जो रिलीविंग ऑफिसर रहता है, एक रिलीव्ड ऑफिसर, जब आप वहां से अपना रिलीव होकर आएंगे, जिस यूनिट में ऑलरेडी वर्किंग थे, तो आपको रिलीव्ड ऑफिसर पर सिग्नेचर करने होंगे, एंड जब आप अपना चार्ज लेंगे नेक्स्ट डिवीजन में जाकर तो आपको रिलीविंग ऑफिसर के ऊपर साइन करने होंगे। तो ये था फ्रेंड्स कि आपने नेक्स्ट यूनिट में जाकर अपना चार्ज ले लिया है, मतलब आप ज्वाइन हो गए हैं। अब आपकी काउंटिंग जो है नेक्स्ट डिवीजन में होनी स्टार्ट हो गई है।
तो आई होप ऐसा आपके साथ होगा तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, क्योंकि घर के बिल्कुल पास आकर जो है जॉब करने का सीरियसली मजा ही कुछ और होता है। जैसे मैं इतने दिनों से इतनी दूर रह के जॉब कर रही थी एंड अब बिल्कुल घर के पास कर रही हूँ, तो काफी डिफरेंस है दोनों में। हालांकि लोग वहां के भी काफी अच्छे थे, यहाँ के भी काफी अच्छे हैं, बट जो एक सुकून रहता है ना, दिल में सुकून रहता है, वो घर के पास आने के बाद जब जॉब करते हैं ना, उसका मजा ही कुछ और होता है। तो फ्रेंड्स, मेरी विशेष आप सभी के साथ यही है कि मैं भगवान जी से प्रेयर करती हूँ कि आपका सभी का जल्दी से जल्दी ट्रांसफर हो जाए और आप भी अपने घर के पास आ पाए। आई होप फ्रेंड्स आपकी सभी क्वेरीज जो है क्लियर हो गई होंगी। अगर अभी भी कोई क्वेरी बची है, कोई क्वेश्चन आपके माइंड में रेज हो रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर सकते हैं। मैं उसका रिप्लाई करने की 100% कोशिश करूंगी। फ्रेंड्स, एक चीज और रह गई है। जैसे ही हम जहां पर ऑलरेडी वर्किंग थे, जिस डिवीजन में, जिस हेड ऑफिस में या सब ऑफिस में, तो वहां से जैसे ही हम आते हैं ना नए डिवीजन ऑफिस में ज्वाइन करने के लिए, तो हमारे 2 डॉक्यूमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं जो न्यू डिवीजन में चाहिए होते हैं, जिससे कि हमारी सैलरी जल्दी से जल्दी उधर बन सके। एक होता है एलपीसी। एलपीसी होता है लास्ट पे सर्टिफिकेट। उसका फोटो नहीं मैं अभी दिखा सकती आपको, क्योंकि वो डायरेक्ट जो है एडमिनिस्ट्रेशन टू एडमिनिस्ट्रेशन ही ट्रांसफर होती है। मतलब जहां पर आप वर्किंग थे वहां के अकाउंट ऑफिस से जो न्यू डिवीजन है वहां के अकाउंट ऑफिस को वो ट्रांसफर होती है, या फिर डिवीजन ऑफिस को भी कभी कभी कर देते हैं ट्रांसफर। तो वो मेरे पास नहीं आई है, वो डायरेक्टली ट्रांसफर हुई है। और सर्विस बुक भी ऐसे ही डायरेक्टली ट्रांसफर होती है, वो भी आपके थ्रू ट्रांसफर नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, ये दोनों डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेज ऐसे हैं जो कि आपके जल्दी से जल्दी पुरानी यूनिट से नई यूनिट में ट्रांसफर हो जाने चाहिए, जिससे कि आपकी सैलरी रिलेटेड कोई भी इश्यू ना आए। अदरवाइज क्या होता है, कई बार जो पुरानी वाली यूनिट थी हमारी और जिस नेक्स्ट यूनिट में हम आए हैं ज्वाइन होकर, वहां पर वो नहीं आती है, कई महीने लगा देते हैं। जैसे मेरे एक फ्रेंड के साथ हुआ है, तो उसकी सैलरी निकालने में बहुत प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि जो न्यू डिवीजन रहता है जब तक वो सैलरी नहीं निकालता है, जब तक कि उसका एलपीसी वहां से नहीं आ जाता पुरानी यूनिट से, एंड सर्विस बुक तो एक बार को चल भी जाती है, बट जब तक एलपीसी नहीं आ जाता तब तक सैलरी निकलने में प्रॉब्लम होती है। और साथ ही साथ मैं बात करती हूँ, मेरे साथ क्या हुआ कि मैं मैटरनिटी लीव पर थी। आफ्टर दैट मेरी वो खत्म होने वाली थी, मेरे को चाइल्ड केयर लीव लेनी थी। चाइल्ड केयर लीव के लिए उन्होंने जब तक मेरी सर्विस बुक नहीं आई तो मेरे को लीव देने में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करी। मतलब उनका भी मानना सही है, क्योंकि उनको तो एविडेंसेस चाहिए, प्रूफ चाहिए। तो हालांकि जब तक मेरी नहीं आई थी, बट ऑलरेडी मैंने जो अप्लाई कर रखा था चाइल्ड केयर मैटरनिटी लीव के लिए, वो मैंने उनको मेल वगैरह की फोटो जो है स्कैन करके सबमिट की, तो फिर मेरी चाइल्ड केयर लीव हो गई, मतलब अप्रूव। बट अगर नहीं रहती है सर्विस बुक तो थोड़ा ऐसे प्रॉब्लम आती है। अगर सर्विस बुक रहती तो मेरे को कुछ भी सबमिट करने की जरूरत नहीं थी, सर्विस बुक का रेफरेंस लेकर ही वो दे सकते थे। इसलिए इन 2 डॉक्यूमेंट्स का जरूर ध्यान रखिएगा। जहां से भी आप पुरानी यूनिट से आ रहे हैं, वहां पर अकाउंट ऑफिस में जो अकाउंटेंट रहते हैं, जो आपकी ये भेजते हैं, सर्विस बुक वगैरह देखते हैं एंड ये पे वगैरह से रिलेटेड इश्यूज देखते हैं, उनसे बात करके आप जरूर आइएगा। हम्बली उनसे रिक्वेस्ट कीजिएगा कि सर या मैम जो भी है, प्लीज करके मेरी जो सर्विस बुक है एंड ये जो एलपीसी है, ये जल्दी से जल्दी भेजने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, मैंने तो ऐसा ही किया था, मैं बात भी करके आई थी और फिर मैंने फोन करके उनको रिमाइंड भी करा है 1-2 बार, तो उन्होंने बहुत ही जल्दी भेज दी। मतलब मेरी 10 दिन के अंदर ही जो है आ गई थी इधर दूसरे डिवीजन में, तो इसलिए मेरे को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई और फिर मेरी सैलरी भी इधर बहुत ही इजीली निकल गई। अदरवाइज कुछ फ्रेंड्स का मैंने सुना है कि उनकी सैलरी निकलने में बहुत प्रॉब्लम आई थी, बट मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अगर आप इन 2 डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखेंगे तो आपका सैलरी निकालने का कोई भी इश्यू नहीं होगा। एंड देन रहता है कि आपका जो ये सोल आईडी वगैरह ट्रांसफर होता है, वो उसके लिए आपको डिवीजन ऑफिस को ही मेल करना होता है। डिवीजन ऑफिस को आप भी मेल कर सकते हैं, या फिर आप अपने सीनियर पोस्ट मास्टर से कंसल्ट करके उनके थ्रू भी आप मेल करा सकते हैं। उसमें इतना कोई मेजर इशू नहीं है, वो तो ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज है, इजीली हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये था कंप्लीट आपका अलॉटमेंट लिस्ट में नाम आने से लेकर जहां पर आपका ट्रांसफर अलॉट हुआ है वहां जाने तक का कंप्लीट सफर मैंने मेरा आपसे शेयर किया। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सभी एक पॉइंट्स को मैं अच्छे से समझाने में आपको जो है सक्सेसफुल हो पाई होंगी। अगर फिर भी कोई आई थिंक मिस्टेक नहीं है क्योंकि ऐसा ही होता है, बट फिर भी अगर आपको लगता है कि इसमें कोई सजेशन देने की जरूरत है तो आप सजेशन भी दे सकते हैं। एंड अगर आपको लगता है कि अभी आपका कोई डाउट बचा हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट किया है या फिर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज करके चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, क्योंकि रूल 38 से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दी जाती है।
साथ ही साथ जो डिपार्टमेंटल एग्जाम्स रहते हैं उनसे रिलेटेड भी सभी इन्फॉर्मेशन एंड डिपार्टमेंट्स के जो सर्कुलर रहते हैं वो भी बहुत ही इजी लैंग्वेज में, सरल भाषा में आपको इस चैनल के माध्यम से समझाए जाते हैं। इसलिए कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड वीडियो को अपने ऑफिशियल्स ग्रुप में एंड ऑफिशियल कलीग्स के साथ जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी।